तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिल गुप्ता निरंकारी यूट्यूब के कमेशन वाले चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 9th के लिए द्रव्य और उसका वर्गीकरण पर एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें मैंने द्रव्य के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का जो वर्गीकरण है, द्रव्य को दो वर्गों में डिवाइड किया गया। पहला भौतिक अवस्था, जिसको हम फिजिकल स्टेट कहते हैं, और दूसरा रासायनिक अवस्था, जिसको हम केमिकल स्टेट कहते हैं। अगर भौतिक अवस्था देखी जाए तो भौतिक अवस्था को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। राइट, भौतिक अवस्था को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक अवस्था ऐसी अवस्था है जिसको आपस में अगर हम परिवर्तित कर दें तो वो दोबारा अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। तो भौतिक अवस्था में आपका जो भौतिक अवस्था के प्रकार हैं, भौतिक अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। ये भौतिक अवस्था है, द्रव्य की भौतिक अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। अगर रासायनिक अवस्था की हम बात करें तो रासायनिक अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, यानी प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। राइट, और शुद्ध पदार्थ को फिर तत्व और यौगिक में डिवाइड किया गया है। इसमें तत्व और यौगिक में, और तत्व 3 प्रकार के होते हैं आपके, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उधातु, अधातु और उपधातु। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था की हम बात करें तो रासायनिक अवस्था में अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस? मिश्रण बोल सकते हैं। और मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब द्रव के वर्गीकरण का हम विस्तार करेंगे आपके समक्ष। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आएगा। तो हम पहले चलते हैं ठोस की तरफ। द्रव्य के भौतिक अवस्था के बारे में। द्रव्य की भौतिक अवस्था में बताया मैंने कि इसके 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस को इंग्लिश में हम सॉलिड बोलते हैं। तो अगर हम सॉलिड देखें, सॉलिड की परिभाषा होगी क्या कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, जिसका आकार एवं निश्चित होता है, द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे आपके विद्यालय में ईंट है, जिससे आपका विद्यालय निर्मित हुआ है, आप जिस पर पढ़ते हो ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में, कुर्सी जिस पर आपके टीचर बैठते हैं, मेज, ये सब क्या है? इनके आकार और आयतन निश्चित है, इसकी ठोस अवस्था हो गई। दबाने का आकार परिवर्तित नहीं होता है। तो गाइज, सॉलिड समझ में आया होगा। हम चलते हैं द्रव्य की ओर। करेंगे द्रव्य को, जैसे कि आप जानते हो इंग्लिश में उसको लिक्विड बोलते हैं। और आपने जल देखा होगा, पानी जिसको आप पीते हो, दूध देखा होगा, और पहले मिट्टी का तेल आता था उसको देखा होगा। तो अगर हम द्रव की परिभाषा बताएं तो द्रव्य की वह अवस्था, ये भी द्रव्य की अवस्था है, भौतिक अवस्था है, दूसरी अवस्था है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे पानी अर्थात जल, दूध। तो गाइस, ये आपका द्रव हो गया। अब हम तीसरे भौतिक अवस्था, गैस, इसको हम गैस कहते हैं। तो अगर हम देखें तो गैस द्रव अवस्था होती है, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित है, दोनों अनिश्चित होता है, द्रव्य की गैस अवस्था कहलाती है।
द्रव्य के भौतिक अवस्था का इसके बारे में गणना करेंगे, इसके अणुगत सिद्धांत की गणना करेंगे, इसके गुणों की गणना करेंगे कि इसके गुण क्या क्या होते हैं, ठोस के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं, गैस के क्या गुण होते हैं। तो गाइज हम इसकी आगे इस पर डिस्कस करेंगे। आपने तीनों की परिभाषा देख ली, आशा करते आपको समझ में आया होगा। हमने अभी आपको ठोस द्रव गैस की परिभाषा डिफिनीशन आपको बताया। तो ठोस द्रव गैस की डिफिनीशन हमने आपको बताया, तो अब उसके गुणों की चर्चा हम करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपके साथ डिस्कस करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप पढ़ने में ब्रिलियंट होंगे, टैलेंटेड होंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि ठोस का जो आकार एवं आयतन होता है वो निश्चित होता है। पहला इनका गुण है कि ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, ठोस के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो अत्यधिक निकट होती है, जिसके कारण इसके बीच के लगने वाला आकर्षण बल, जिसके कारण वो बंधा होता है, बहुत अधिक होता है। नंबर 3, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे सर्वाधिक होता है। और नंबर 4 है, ठोस को खुरचा जा सकता है। अगर ठोस को हम खुरचेंगे तो उसमें निशान पड़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ठोस को खुरचा जा सकता है। गुण के बाद हम चलेंगे द्रव के गुण पे। द्रव का आयतन एवं आकार। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसा कि आपको परिभाषा में बताया गया, डिफिनीशन में भी बताया गया कि द्रव्य का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, द्रव्य के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि इसके बीच का जो स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। अगला है द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। गाइज, घनत्व जो है पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि आयतन में कितने कण हैं। तो ठोस के एकांक आयतन में अधिक से अधिक कण होते हैं, लेकिन द्रव के उतनी ही आयतन में कणों की संख्या कम होती है, जिस कारण द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। आगे, द्रव को खुरचा नहीं जा सकता, क्योंकि द्रव जो होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, जिसके कारण उसके अणु जो हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं कुछ रूप से, इस कारण उसे खुरचा नहीं जा सकता है। गाइज, अब हम चलते हैं गैस के गुण की ओर। हम ठोस के गुण की बात करेंगे, गैस के गुण की, ठोस के गुण की तो बात हो गई है, गैस के गुण की बात करेंगे। तो गैस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है वो नगण्य होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच का जो स्थान होता है, क्योंकि गैस के अणु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जिस कारण इनके बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। इनका घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि इनका आकार आयतन निश्चित होता नहीं, तो एक आण दूसरे आण से संपर्क में बंधे नहीं होते हैं और इनको खुरचा भी नहीं जा सकता है। गाइज, ये हो गया ठोस द्रव गैस के गुणधर्म, जिसके आधार पर ठोस द्रव गैस की हम तुलना भी कर सकते हैं। और तुलना भी हम आपको आगे वीडियो में डिस्कस करके इसका विवरण देंगे। ठोस द्रव गैस की परिभाषा और गुणधर्म के बाद हम अब तीनों अवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इसमें अंतर क्या क्या होता है, क्योंकि अंतर पूछा जाता है गुणों के आधार पर। तो पहला गुण है आकार। अगर आकार के दृष्टि से देखें तो ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है। ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है, और द्रव का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। इसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है। अगर गैस की बात करें तो गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। इसे भी जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा है आयतन।
आयतन क्या होता है? ठोस का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आपको परिभाषा में बताया गया कि ठोस का जो आयतन होता है वो पूर्णतया निश्चित होता है, और द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। जैसे कि आपको बताया गया था परिभाषा में ही कि द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। परंतु गैस का अगर आयतन हम देखें, गैस का आयतन अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। गैस को हम जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी का आकार क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो अब हम चलते हैं घनत्व की ओर। जैसा कि हमने बताया कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके एकांक आयतन में पाए जाने वाले पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होता है, तो इसका आयतन, इसका घनत्व जो है वो निश्चित होता है, और द्रव का घनत्व जो होता है वो कम होता है। गाइज, किससे कम होता है? ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस का घनत्व अगर देखें तो वो उसका घनत्व सबसे कम होता है। गैस सबसे कम गैस का घनत्व होता है। अब बहने के गुण की बात करें तो आप देखते होंगे किसी ठोस को अगर रख दें तो किसी तरफ हिलता डुलता नहीं है, अर्थात ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। द्रव बहते हैं, और द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, क्योंकि इसके अणुओं के बीच कुछ न कुछ आकर्षण होता है, जिससे इसके अणु बंधे रहते हैं एक दूसरे से। और गैस की बात करें तो गैस भी बहती है, लेकिन नीचे से ऊपर, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा इसके पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण से बहुत अधिक होती है, जिस कारण ये अणु आपस में आकर्षण बल नगण्य होता है, अणुओं का आकर्षण बल, इस कारण ये नीचे से ऊपर की ओर बहती है। ऊष्मा के प्रभाव का बात करें तो ठोस गर्म करने पर फैलते हैं। ठीक, गैस जो द्रव जो है गर्म करने पर, द्रव जो है गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं। लेकिन अगर हम गैस को की बात करें, गैस को गर्म करेंगे तो वो तेजी के साथ फैलते हैं, वो तेजी के साथ फैलते हैं। गुण नंबर 6 की बात करें तल, तो ठोस का तल आवश्यक नहीं कि समतल ही हो, कि ठोस का तल हो सकता है, यानी ठोस का तल आवश्यक नहीं है, लेकिन स्थिर अवस्था में द्रव का तल होता है समतल होता है। द्रव का तल समतल होता है। पानी रखिए, गिलास में पानी रखिए, तो आप जैसा गिलास का तला होगा, द्रव का जो तल होता है, गैस का कोई तल नहीं होता है। गैस का अलग गुण देखेंगे, दाब का प्रभाव, तो बहुत ही आता है। द्रव को ठोस से अधिक दबाया जा सकता है, लेकिन गैस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है। गैस को सबसे अधिक दबाया। विभाजनशीलता की बात करें तो छोटे छोटे किए हैं, परंतु इन टुकड़ों का नहीं जा सकता। गाइज, यानी ठोस को हम तोड़ तो सकते हैं लेकिन सरलता से जोड़ नहीं सकते हैं। इन्हें तोड़ा नहीं है, क्योंकि द्रव जो होता है टूटता नहीं है, मतलब तो हम कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, परंतु बूंद रूप में तोड़ा में बदलता है। अब हम गलनांक क्वथनांक की बात करें, गलनांक निश्चित होता है, और द्रव की बात करें तो इनका क्वथनांक निश्चित होता है। और गैस, इनका निश्चित क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक ताप क्या है? वह ताप बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, उसे गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक, रिक्त स्थान देखेंगे, इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। हमने आपको पहले बताया कम, उसका आकर्षण बल ज्यादा। तो ठोस में अणुओं के बीच होता है कुछ, और गैस में अधिकांश अणु संरचना बल से बंधे हुए, इस संरचना में ये अणु अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर करते हैं। मतलब इनकी जो
संरचना होती है वो के अणु बहुत आस पास पास होते हैं, जिससे इनके अणु की जो गैस की बात करें तो निश्चित होती है और ये स्वतंत्रता पूर्वक आपको बताया था गंधक लोहा सभी धातुएं दीजिए, पारा को छोड़कर सभी धातुएं, लकड़ी, कागज आदि। द्रव में क्या होगा? जल, दूध, तेल, शहद, पारा आदि, वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये कारण हो गए। ये तीनों अवस्थाओं की तुलना है, न परिभाषा जो कि है। आप इस पर चलिए, आप पदार्थ के रासायनिक अवस्था में तो आगे हम बात करेंगे द्रव्य या पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अभी तक आपने पढ़ा द्रव्य की परिभाषाएं, द्रव्य के प्रकार पढ़ा, द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ा, वर्गीकरण के में भौतिक अवस्था का वर्गीकरण पढ़ा गया आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि द्रव्य और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। पहला गुण है कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? द्रव्य सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यानी पदार्थ के प्रत्येक पदार्थ, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस, द्रव्य का कोई भी कण हो, वो निरंतर गतिशील रहते हैं। बस अंतर इतना है कि ठोस के कण अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करते हैं, द्रव के कण अपने सीमा के अंदर गति करते हैं, तथा गैस के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और अगला है नंबर 3 कि पदार्थ में कुछ रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतराणविक स्थान या अंतराणविक आकाश कहते हैं। तो अंतराणविक आकाश या स्थान देखें तो द्रव्य में, ठोस में अंतराणविक स्थान सबसे कम होता है, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक होता है। यानी ठोस में अणुओं के बीच का जो स्थान होता है ठोस में बहुत ही कम होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस के अणुओं में और अधिक होता है। नंबर 4 बात करें तो द्रव्य के कण जिन आकर्षण बलों द्वारा बंधा होता है उसे अंतराणविक आकर्षण या संसंजक बल कहते हैं। यानी द्रव्य के कण जिन आकर्षण बलों द्वारा बंधा होता है उसे संसंजक बल या अंतराणविक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो अगर द्रव्य में देखें तो अंतराणविक आकर्षण सबसे ज़्यादा उसमें होता है जिसमें अंतराणविक स्थान कम होता है, यानी ठोस में अंतराणविक आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। तो ये हो गया द्रव्य या पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। हम आगे बात करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ, द्रव्य के प्रकार या द्रव्य का वर्गीकरण। तो हम चलते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के वर्गीकरण पे। अब बने रहिएगा वीडियो में। तो अब हम रासायनिक संगठन के आधार पर बात करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण की। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है,
तथा इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। गाइज, जो पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है तथा उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब शुद्ध पदार्थ का अगर डिवाइडेशन देखें तो शुद्ध पदार्थ का डिवाइडेशन होता है तत्व और यौगिक। डिवाइडेशन देखें तो शुद्ध पदार्थ का डिवाइडेशन होता है तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले हम तत्व को डिफाइन करेंगे। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे किसी भी रीति या विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी भी रीति या विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, क्रोमियम हुआ, जितने भी 120 तत्व हैं, तो सभी आपके तत्व हैं, इनको किसी भी विधि या रीति द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ये पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं। तो अब हम तत्व की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया, हमने आपको बताया है कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम उसकी बात करते हैं। तत्व को कितने, तो जैसे कि बताया गया, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु है, जिसको हम इंग्लिश में मेटल कहते हैं। नंबर 2 अधातु, जिसको नॉन मेटल, और उपधातु, जिसे हम मेटलाइड या सब मेटल कहते हैं। तो गाइज, अब हम पढ़ेंगे धातु की परिभाषा। तो धातु की परिभाषा पढ़ने से पहले हम एक सरल तरीके से उसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले। तो धातु की जो परिभाषा होती है, वो धातु की जो अंग्रेजी होती है उसको मेटल बोलते हैं। मेटल यानी METALS। इस मेटल में ही इसकी परिभाषा छुपी है, सारी परिभाषाएं मेटल में छुपी है। देख लीजिए आप। एम फॉर होता है मेलेबल। मेलेबल मतलब जिसमें आघात वर्धनता होती है। ई फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी विद्युत चालकता। टी फॉर थर्मल कंडक्टर यानी उष्मा चालक। ए फॉर एलेज यानी मिश्र धातु। एल फॉर लस्टर यानी चमक। यस फॉर सोनोरस यानी ध्वनि, सोनोरिटी जिसे बोलते हैं। तो ये अगर हमें मेटल का फुल फॉर्म याद है तो धातु की परिभाषा में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम मेटल के 6 अर्थ हैं, 6 के अलग अलग फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं धातु की परिभाषा की। अगर हम धातु की परिभाषा देखें तो धातु की परिभाषा क्या होगी? वह तत्व जिसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता, सोनोरिटी, चालकता व चमक आदि का गुण पाया जाता है। यानी धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जिसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता, सोनोरिटी, चालकता व चमक आदि का गुण पाया जाता है, धातु कहलाता है। धातु में अगर हम उदाहरण पूछे तो जैसे आपका धातु सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आपने लोहा देखा होगा, सोना भी देखा होगा, सिल्वर हो गया, ये आदि क्या है? धातु हैं। ठीक। अब धातु की जो परिभाषा बताई उसमें कुछ शब्द हमने यूज किया, आघात वर्धनता, तन्यता, सोनोरिटी, चालकता। इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है। आघात वर्धनीयता अगर हम बात करें तो आपने चद्दर तो देखा होगा, धातुओं की चद्दर देखा होगा, जैसे एल्युमिनियम की चद्दर, आयरन की चद्दर देखी होगी। तो आघात वर्धनीयता कहते किसे हैं? इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि धातु को हथौड़े से पीटकर, धातु को हथौड़े से पीटकर या आघात पहुंचाकर चद्दरों के रूप में परिवर्तित करना, चद्दरों के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता वर्धनीय कहलाता है तथा यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। भाई, जैसे आपने लोहे की चद्दर देखी है तो लोहे की चद्दर को पीट के बनाया जाता है। बक्सा देखा होगा लोहे का, आपको चद्दर को पीट के बनाया जाता है। तो ये आघात वर्धनता का गुण होता है। और ये आघात वर्धनता का गुण है सभी धातुओं में होता है, अर्थात सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। अगर हम तन्यता की बात करें तो धातु को खींचकर तार में परिवर्तित किया करने का गुण होता है। धातु को खींचकर तार में परिवर्तित करने का गुण होता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं तन्य होती हैं। आपने अपने घर में बिजली के तार देखे होंगे, बाहर खंभों में बिजली के तार देखे होंगे, जितनी भी तारें होती हैं सब धातु को खींच कर बनाया जाता है।
तनन सामर्थ्य धातु की अधिक होती है, इसलिए उसे गर्म करके खींचा जा सकता है, खींचने पर वह बढ़ता है। तो इस गुण को तन्यता कहते हैं, अर्थात धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। अब हम बात करेंगे सोनू रस की, जिसे हम सोनोरिटी कहते हैं। ये भी धातु का एक मुख्य गुण है कि धातु को आपस में टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को आपस में टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम सोनोरस या सोनोरिटी कहते हैं। जैसे आपने अपने विद्यालय में पढ़ते हुए घंटी की आवाज़ सुनी होगी, या मंदिरों में घंटी की आवाज़ सुनी होगी, अर्थात रेलवे स्टेशन पर घंटी की आवाज़ सुनी होगी। तो जितनी भी घंटियाँ होती हैं सब धातु की बनी होती हैं, इनको आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातु के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। अगला आपका गुण है चालकता। धातु में विद्युत और ऊष्मा का चालन किया जा सकता है। आपने अपने घर में पहले के जितने बर्तन होंगे लोहे के होंगे, या एल्युमिनियम के होंगे, या जस्ता के होंगे। तो जस्ता जो है आपका धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है। तो गर्म करने पर पूरा भाग गर्म हो जाता है, इसका मतलब उसमें ऊष्मा का चालन होता है। अगर उसमें विद्युत को स्पर्श कराया जाए तो एक जगह स्पर्श करोगे दूसरी जगह करंट मारेगा, इसका मतलब उसमें विद्युत का भी चालन हो सकता है सुगमता से। धातु विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन कर सकता है। धात्विक चमक क्या है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है या चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। तो ये धातु के गुण हो गए। जिस धातु में इतने गुण में से गुण पाया जाएगा वो क्या होगा आपका, जिस तत्व में इतना गुण पाया जाएगा वो आपका धातु होगा। गाइज क्या होगा, धातु होगा। तो गाइज देख लीजिए, सभी परिभाषाएं आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे अधातु यानी नॉन मेटल की। नॉन मेटल मतलब यानी इसमें मेटल्स को आपका हमने फुल फॉर्म बताया है, इसमें वो गुण नहीं पाए जाते धातु में। यानी वह तत्व जो क्षण भंगुर होता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब अधातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे उपधातु की। वह तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के कुछ ना कुछ गुण उपस्थित होते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी धातु के भी कुछ गुण उपस्थित हों और अधातु के भी कुछ गुण उपस्थित हो तो उपधातु हो गया वो। जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 7 जो आपके तत्व हैं ये उपधातु हैं। इसमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे आपके। हम आगे चलते हैं यौगिक की ओर। तो गाइज शुद्ध पदार्थ का दूसरा वर्गीकरण यौगिक है। तो यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना उत्पाद यौगिक कहलाता है। अगर 2 पदार्थ को हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, यानी उसका मात्रा का अनुपात निश्चित करके मिलाते हैं, तो उससे प्राप्त जो यौगिक है, रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो यौगिक प्राप्त होता है हमें, उसे हम यौगिक कहते हैं। पदार्थ जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, क्योंकि जल में आप देखेंगे कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, 1 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, यानी 2 अनुपात 1 का अनुपात है उसके परमाणु रूप में। तो ये निश्चित अनुपात में मिलकर बना है, इसलिए यौगिक है। ठीक गाइज, अब आपको आगे इसका नंबर 2, रासायनिक संगठन के आधार पर अशुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ जो कई प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। वह पदार्थ जो कई प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है आपका। तो हम चलते हैं मिश्रण की तरफ। तो हम मिश्रण की बात करेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना उत्पाद मिश्रण कहलाता है। जैसे
जल और चीनी का मिश्रण, क्योंकि हमने किसी भी अनुपात में मिलाया, इसमें अनुपात निश्चित नहीं है कि ये 1 किलो पानी में आधा किलो चीनी मिलाया है। और जल और नमक का मिश्रण, बालू पानी का मिश्रण, लोहे बालू का मिश्रण। तो ये जितने भी पदार्थ के मिला के बनते हैं किसी भी अनुपात में, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।